यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अर्जेंटीना के दौरे पर है और उनकी वहां के राष्ट्रपति के साथ शिष्टमंडल स्तर की बातचीत की शुरुआत हो चुकी है। दो खास मेहमान हमारे साथ लगातार मौजूद हैं, उनसे प्रधानमंत्री की इस यात्रा के मायने समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। एम्बेसडर हमारे साथ में जितेंद्र त्रिपाठी जी मौजूद है, इसके अलावा प्रशांशु जोशी जी हमारे साथ में बनी हुई। प्रशांशु जोशी जी, लगातार हम प्रयास कर रहे थे आपका व्यू समझने का, लेकिन कई तस्वीरें उसमें हम लगातार दिखा रहे थे। एक विषय आतंकवाद को लेकर जो हमारे सहयोगी अरुण शर्मा भी इसका जिक्र कर रहे थे कि पहलगांव के आतंकी हमले के बाद में जिन देशों ने खुल के मुखालफत की इस प्रकार के आतंकी हमले की, उसमें अर्जेंटीना एक था। विश्व शांति के लिहाज से और आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिहाज से, क्योंकि आज बहुत अलग अलग डायमेंशंस नजर आते हैं, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी से लेकर टेररिज्म और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो या फिर टेरर फाइनेंसिंग की बात हो, ये तमाम वो पहलू हैं जो अपने आप में आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं और विश्व शांति के लिए खतरा है। इस विषय पे किस प्रकार से दोनों देशों की अभी तक की समझ है और यहां से इस समझ में आगे बढ़ने का नजरिया, तरीका कैसे आप देखती हैं इसको? बहुत अच्छा आपने बिंदु इस चर्चा में जोड़ा है। आतंकवाद एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के अर्जेंटीना ने उसी प्रकार का दंश झेला है जैसे भारत ने वर्षों तक आतंकवाद का दंश भोगा है। और अर्जेंटीना में 1992 और 94 में बड़े आतंकवादी हमले हुए जिसका दंश अर्जेंटीना ने झेला। और यही कारण है कि जब आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई की बात होती है तो उसमें अर्जेंटीना खुलकर भारत का समर्थन करता है। भारत पर हुए दुर्दांत पहलगाम हमले का अर्जेंटीना ने खुलकर विरोध किया और भारत के ऑपरेशन सिंदूर के साथ भी हमें अर्जेंटीना खड़ा दिखाई पड़ता है। तो जब हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की बात करते हैं तो फिर इसमें कहीं ना कहीं आपसी जो सामरिक सहयोग है वो भी एक ऐसा क्षेत्र खुलता हुआ नजर आता है जिसमें अर्जेंटीना भारत के साथ सहयोगी बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अर्जेंटीना ने भारत के जो विभिन्न प्रकार के होम ग्रोन डिफेंस इक्विपमेंट हैं, तो जैसे कि हमारा जो तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है उसको लेने में अपनी दिलचस्पी दिखाई है, क्योंकि जब आतंकवाद के खिलाफ आप लड़ाई को मजबूत करने की बात करते हैं, चाहे द्विपक्षीय या बहुपक्षीय स्तर पर या अपने स्वयं के स्तर पर अपनी स्वयं की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, तो उसमें आपको टेक्नोलॉजी भी चाहिए, उसमें आपके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिफेंस मैकेनिज्म होना चाहिए, एक बहुत अच्छा सिविल डिफेंस होना चाहिए और फिर आपके पास एक नॉर्मेटिव फ्रेमवर्क भी होना चाहिए जिसमें आप दूसरे देशों को भी जोड़ सकें। तो इस लिहाज से अर्जेंटीना और भारत के सहयोग को हम यहां से और आगे बढ़ता हुआ देख सकते हैं। सामरिक सहयोग के क्षेत्र में मुझे लगता है कुछ अच्छी घोषणाएं आज के प्रतिनिधि मंडल के वार्तालाप के बाद सामने आए और हम देख सकते हैं कि किस तरह से अपने हेल्थ केयर सिस्टम को भी बेहतर बनाने के लिए अर्जेंटीना भारत से सहायता का इच्छुक है। वहीं अपनी ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भारत अर्जेंटीना की ओर देख रहा है। लिथियम ट्रायंगल कंट्रीज में से एक है, हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे थे। और स्पेस टेक्नोलॉजी में भी आगे कोलैबोरेशन के लिए, ताकि लो कॉस्ट सैटेलाइट मैकेनिज्म को दोनों ही देश मिलकर बना सके, इस पर काम कर सके। और ये फिर आतंकवाद के मुद्दे पर आऊंगी क्योंकि सर्विलेंस एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, एक पॉइंट है जो काउंटर टेररिज्म मैकेनिज्म से जुड़ा हुआ है। तो इसको लेकर के भी कुछ बात हो सकती है। बिल्कुल। त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े में। त्रिपाठी, यहाँ पर आतंकवाद का एक मुद्दा है जिसको लेकर लगातार प्रधानमंत्री वैश्विक मंच पर बेहद मुखरता से इस मुद्दे को उठा रहा है और भारत भी है। एसटीओ समिट में हमने देखा किस तरह से रक्षा मंत्री ने इस बात को उठाया और कल ट्रिनिडाड एंड टोबैगो की संसद में भी प्रधानमंत्री ने आतंकवाद का जिक्र किया और यहाँ भी उम्मीद कर सकते हैं कि इस वैश्विक मंच पर इस यात्रा के दौरान भी प्रधानमंत्री लगातार आतंकवाद को उठा रहे हैं। किस तरह से आपको लगता है यहाँ पे अगर हम साझेदारी की बात करें, बहुआयामी साझेदारी यहाँ पर हम उम्मीद कर रहे हैं उन तमाम देशों के साथ जिनका इस वक्त प्रधानमंत्री दौरा कर रहे हैं, अगर हम अर्जेंटीना की बात भी करें, किस तरह से एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप प्लस की ओर हम आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं? हम डिफेंस टेक की बात करें, रेयर अर्थ की बात करें जिसका जिक्र अरुण करा था, और बाकी क्षेत्रों की बात करें। देखिए जया जी, एक तो डिफेंस प्रोडक्शन के क्षेत्र में हमारी साझेदारी और आगे बढ़नी चाहिए। कंपैरेटिवली नया क्षेत्र है, जैसे कि हम ब्रह्मोस को, गोला बारूद को, कुछ और चीज़ों को हम उनको निर्यात कर सकते हैं अर्जेंटीना को। एक ये क्षेत्र है। दूसरा है साइबर सुरक्षा। साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में भी मेरे ख्याल से हम दोनों देशों को सहयोग और आगे करना होगा, ताकि डिफेंस के साथ डिफेंस इक्विपमेंट की सुरक्षा भी हम वो कर सकें। और साइबर सुरक्षा की बात आती है जहाँ, तो वहाँ ये भी है कि हम अपनी इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस की सुरक्षा साइबर अटैक से कैसे करेंगे,
ये भी चीज़ हम देखें। तीसरी चीज़ जो मेरे मस्तिष्क में आ रही है कि जिस बारे में हम ज़्यादा कुछ कर सकते हैं वो है समुद्री जो आप कहते हैं इन्वेस्टिगेशन वगैरह। वो क्योंकि अर्जेंटीना के पास भी अच्छी समुद्री लाइन है अटलांटिक में, और हमारे पास भी है, तट हैं। हम समुद्र क्षेत्र में अनुसंधान पे ज़्यादा जोर दे सकते हैं। अर्जेंटीना के पास शेल गैस और शेल ऑयल है, उस पर हम ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। और जो क्रिटिकल एलिमेंट्स की बात है उसमें तो हम ज़्यादा ध्यान हमें देना ही है, क्योंकि वही हमारे लिए एकदम जीवन रक्षा की नस बनेंगे। और हमें मेरे ख्याल से शायद डेयरी उद्योग में भी थोड़ा और ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि वहाँ का अर्जेंटीना और ब्राज़ील दोनों का डेयरी उद्योग भी काफ़ी विकसित और काफ़ी उन्नत है। तो मेरे विचार से ये कुछ क्षेत्र होंगे, कुछ सेक्टर होंगे जहाँ हमें ज़्यादा ध्यान देना होगा। अमृता त्रिपाठी, क्योंकि डिफेंस को लेकर भी, डिफेंस सेक्टर को लेकर, डिफेंस कोऑपरेशन को लेकर भी लगातार बात हो रही है, और ये भी अपने आप में उन तमाम कोशिशों से जुड़ा हुआ जो विश्व शांति की स्थापना के लिए बेहद ज़रूरी है। और भारत का जो डिफेंस जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको लेकर तमाम देश अपनी उत्सुकता दिखा रहे हैं, उनमें से अर्जेंटीना भी एक है। आपको लगता है कि भारत का बढ़ता हुआ जो डिफेंस प्रोडक्शन है उसके लिहाज से मौजूदा दौरे में अर्जेंटीना में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी इस दिशा में कैसी संभावनाएं खोलता है? मुझसे पूछो। जी, मैं आप ही से। हाँ, देखिए ऐसा है कि भारत का बढ़ता हुआ जो कद है वो अब इस तरह हो गया है कि भारत अब मध्यम वर्गीय या रीजनल क्षेत्रीय शक्ति नहीं रह गया है, अब वो महाशक्ति बनने के कगार पर है। तो ऐसे में भारत के लिए ज़रूरी हो जाता है कि उन सारे देशों के साथ उनके भारत के संबंध अच्छे हों जो उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अर्जेंटीना भी 48 सदस्यीय NSG न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का एक सदस्य है। और ये दुर्भाग्य की बात है कि न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप के एक सदस्य के यहाँ आपको आने में 57 साल लग गए। मुझे याद है जब प्रधानमंत्री मोदी 2014 में आए थे, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की विजिट हुई थी। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा 38 साल और 40 साल तक कोई नहीं गया था, जबकि वो भी NSG के मेंबर हैं। और ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि NSG का मेंबर होने के बाद होने से NSG ने कभी भी पाकिस्तान को न्यूक्लियर फ्यूल नहीं दिया, क्योंकि पाकिस्तान ने उस पर न्यूक्लियर सुरक्षा के उस पर हस्ताक्षर नहीं किया था। भारत ने भी नहीं किया है, लेकिन भारत को NSG से ये फ्यूल मिल रहे हैं। जी, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ऐसे हमारे दोस्त जो NSG में हैं उन्हीं की वजह से ऐसा हो रहा है। तो एक तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए। दूसरी चीज़ देखिए, आगे संभावनाओं की जहाँ तक बात है, कृषि के क्षेत्र में मुझे अपार संभावनाएं दिखती हैं। शिपिंग के क्षेत्र में, शिपिंग का नया क्षेत्र है, शिपिंग बिल्डिंग, शिप रैकेज, इसमें और संभावनाओं की तलाश की जा सकती है। फार्मास्यूटिकल के बारे में हमें तलाश की जाती है। मेडिकल ट्रीटमेंट जैसे हम अफ्रीका में जो कर रहे हैं वो मेरे ख्याल से शायद यहाँ भी हम कर सकते हैं, क्योंकि मेरा अपना अनुभव है कि लैटिन अमेरिका में अभी भी मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत महंगा है भारत के में होने वाले खर्च की तुलना में। तो शायद ये जगहें ऐसी हैं जहाँ हम अगर आगे बढ़ें तो काफ़ी दूर तक हम आपसी सहयोग कर सकते हैं। बिल्कुल। तो किस तरह से दोनों देश अपनी इस साझेदारी को, अपनी इस पार्टनरशिप को, इन संबंधों को और मजबूती प्रदान कर सकते हैं, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं और आपको लगातार इसी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जिस तरह से अर्जेंटीना से लगातार तस्वीरें आ रही हैं महत्वपूर्ण इवेंट्स की। लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ इस विशेष कार्यक्रम के जरिए। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। Excuse me? Yes, sir. Get me one veg sandwich, orange juice and some आज coffee. फ्लाइट पे खाना नहीं है सर। किसान छुट्टी पे है सर। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं दादा, हम किसान जानते हैं सब हमारे भरोसे। तो हमारा भरोसा ग्रो मोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रो मोर।
इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। ब्रेक के बाद स्वागत है। भारत अर्जेंटीना दोस्ती का नया अध्याय, हमारा विशेष कार्यक्रम लगातार जारी है और हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर अंशु जोशी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और त्रिपाठी जी भी जुड़े हुए हैं, जितेंद्र त्रिपाठी जी हमारे साथ। अंशु जोशी जी, जिस तरह से हम यहाँ पर व्यापार की बात कर रहे हैं कि किस तरह से भारत अर्जेंटीना का जो व्यापार है वो $5 अरब है, खासतौर पर कृषि क्षेत्र की अगर हम जिक्र करें तो किस तरह से हम एक तो व्यापार को बढ़ाने की, उसे डाइवर्सिफिकेशन को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। खासतौर पर जो हमारे एडिबल ऑयल्स हैं, एक बहुत बड़ा बाजार यहाँ पर अर्जेंटीना के लिए भारत है, किस तरह से इस क्षेत्र में भी हम और ज्यादा बढ़ोतरी की उम्मीद कर सकते हैं? निश्चित तौर पर ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जिसमें दोनों ही देश अपने अपने जो आर्थिक लक्ष्य हैं उसकी और साझे आर्थिक लक्ष्यों की पूर्ति कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि कैसे पिछले साल जो दोनों ही देशों के बीच का व्यापार रहा है वो 5 बिलियन USD को पार कर गया। और यदि हम भारत की ओर देखें तो अर्जेंटीना के जो टॉप 6-7 ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उनमें से एक है। और एडिबल ऑयल्स पर अभी तक की निर्भरता दोनों ही देशों के व्यापार की हम देखते हैं, लेकिन अब अर्जेंटीना अपने ट्रेड एरियाज को स्पेशली भारत के साथ डाइवर्सिफाई करना चाह रहा है। तो इसमें वो डिफेंस, माइनिंग का क्षेत्र हमारी ओर से, एनर्जी का क्षेत्र हमारी ओर से, एग्रीकल्चरल मार्केट को यदि देखें तो उसको जोड़ना चाह रहा है। इसमें हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को, मेडिसिन से जुड़े हुए क्षेत्र को, IT के क्षेत्र को और जोड़ लें। और यदि भारत की बात करें तो जिस तरह की वोलेटाइल सिचुएशन इस समय पूरी दुनिया में बनी हुई है, रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि कैसे इजराइल और हमास के बीच युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है, पश्चिम एशिया में किस प्रकार का संकट चल रहा है, तो भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अब अर्जेंटीना जैसे देशों के साथ सहयोग को बढ़ाना चाह रहा है। तो ये यहाँ पर एक बहुत नोवीस क्षेत्र है जो एक तो लिथियम से जुड़ा हुआ है, जिसपे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, भारत के लिए बहुत आवश्यक है, चाहे हमारे मोबाइल फोन्स के लिए, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी की बात हो, और हमारे खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड ने यहाँ पर माइनिंग के राइट्स भी प्राप्त किए अर्जेंटीना में पिछले 2-3 सालों में, इसमें अग्रीमेंट्स हुए हैं। अर्जेंटीना की ओर से देखें तो लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी कि LNG को लेकर के अर्जेंटीना भारत की ओर देख रहा है। एक बहुत बड़ा लार्ज स्केल प्रोजेक्ट अर्जेंटीना ने शुरू किया है। अर्जेंटीना में ही एक बेसिन है जहां पर मैसिव शेल फॉर्मेशन के लिए और मैन्युफैक्चरिंग के लिए अर्जेंटीना ने काम किया है। उसके पास बड़ी मात्रा में ऑयल एंड गैस रिजर्व्स हैं जिसको अब वो अगले पड़ाव पर ले जाना चाह रहा है। और इस इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के माध्यम से अर्जेंटीना भारत की भी ऊर्जा सुरक्षा में को सुनिश्चित करने में बड़ा सहयोग कर सकता है, क्योंकि इसके माध्यम से एक बार ये प्रोजेक्ट आगे ले जाता है अर्जेंटीना तो फिर पाइपलाइंस के माध्यम से फिर वो इसके सप्लाई को लेकर के बात करेगा। तो भारत की तरफ से इन्वेस्टमेंट चाह रहा है अर्जेंटीना, और मुझे लगता है ये एक बड़ा महत्वपूर्ण नोवीस क्षेत्र है अर्जेंटीना की तरफ से LNG एक्सपोर्ट्स को लेकर के, और उसने जो ये प्रोजेक्ट शुरू किया है इसको लेकर के, मुझे लगता है इसको लेकर के भी कुछ बात हो सकती है, और इसके माध्यम से जो हमारे ट्रेड रिलेशंस हैं वो भी फिर आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल, जो हमारे ट्रेड रिलेशंस हैं वो बढ़ते नजर आएंगे, और जो हम टारगेटेड तरीके से बायलैटरल जो हमारे जो ट्रेड है उसको बढ़ाने की जो कोशिश कर रहे हैं, उसमें आज इस वक्त हो रही बातचीत और मुलाकात एक अहम पड़ाव
शामिल होगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। आप दोनों मेहमानों से गुजारिश है बने रहिए हमारे साथ। इस विशेष कार्यक्रम में चर्चा जारी रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर, बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। ओए, लड़के वाले आ गए। खाली खाना कहाँ है? अनाज तो नहीं मैडम। क्या? क्यों? क्योंकि किसान छुट्टी पर हैं। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना ना, क्योंकि हम किसान जानते हैं सब हमारे भरोसे है, इसलिए हमारा भरोसा ग्रो मोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रो मोर। मार्केट छोटा पड़ रहा है, जरा हाथ तो बटा देना। गवर्नमेंट को माल बेचना है, तू थोड़ा पुश कर दे। बेटा फसल बेचनी है, कोई नई मंडियां ढूंढ दे। दूसरे प्रदेश में काम मिला है, राशन कार्ड को वहाँ भी चलवा दे। नहीं नहीं, ये सब अपने दोस्त या असिस्टेंट से नहीं, अपने डिजिटल इंडिया से बात कर रहे हैं। स्टार्टअप से लेकर जैम तक, ई नाम से लेकर वन नेशन वन राशन कार्ड तक, डिजिटल भारत आसमान छू रहा है। अलग अलग तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भारत के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गए। डिजिटल इंडिया के 10 साल, पल पल डिजिटल। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर, बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा एक खास कार्यक्रम। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्जेंटीना के दौरे पर हैं और वहां पे बेहद खास मुलाकातों का दौर जारी है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। जितेंद्र त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। त्रिपाठी जी, आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे, इस वक्त जो मौजूदा वैश्विक अस्थिरता है उसको लेकर भी लगातार चिंता है और लगातार बातचीत हो रही है। जो ऊर्जा संकट की बात करें या भू राजनीतिक तनावों की अगर हम बात करें, किस तरह से इस वक्त दोस्तों की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है और प्रधानमंत्री ने भी जो मौजूदा वैश्विक परिदृश्य है उसका जिक्र किया है अपने संबोधनों में। किस तरह से देखते हैं अर्जेंटीना इस लिहाज से एक बेहद मजबूत साझेदार हो सकता है और भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है करंट वर्ल्ड सिनेरियो में? देखिए, एक चीज़ तो ये स्पष्ट कर दूं कि कोई भी डेलीगेशन लेवल की बातचीत होती है तो उसमें सिर्फ द्विपक्षीय बात नहीं होती, इसमें वैश्विक परिदृश्य भी दिखाया जाता है। लोग उस पर भी बातचीत करते हैं कि कैसे कैसे कहाँ हालत हो रहे हैं, कैसे कहाँ हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इस मामले में भी इस दृष्टिकोण से भी आप देखें कि भारत और अर्जेंटीना कहाँ एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। एक तो भारत और अर्जेंटीना आतंकवाद के खिलाफ एक दूसरे के साथ खड़े हैं, एक ये चीज़ है। दूसरी चीज़, भारत और अर्जेंटीना ग्लोबल साउथ के देशों के हितों की सुरक्षा के लिए आगे बढ़ेंगे, पर्यावरण के सुरक्षा के लिए आगे बढ़ेंगे। जो क्लाइमेट चेंज से जो परिवर्तन होने वाले हैं ख़राब, उनको दूर करने के लिए, उनके प्रभावों को कम करने के लिए। फिर क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में ये दोनों देश आगे बढ़ सकते हैं, डिफेंस प्रोडक्शन के क्षेत्र में, और इसके साथ ही न्यूक्लियर डिटरेंस के क्षेत्र में। भले ही अर्जेंटीना न्यूक्लियर नहीं है लेकिन अर्जेंटीना एनर्जी का मेंबर है, तो न्यूक्लियर डिटरेंस के क्षेत्र में ये दोनों देश आगे बढ़ सकते हैं। ये दोनों देश विश्व में इस चीज़ पर भी जोर दे सकते हैं जिस पर प्रधानमंत्री मोदी जोर देते रहे हैं कि ये समय अब युद्ध का नहीं है, ये समय अब शांति का है। ये समय अब ऐसा है कि जो भी जिन देशों के बीच में तनाव है या संघर्ष है वो आमने सामने बैठ कर के द्विपक्षीय रूप से मामले अपने सुलझाएं। इस पर भी जोर दे सकते हैं कि बजाय इसके कि तीसरे पक्ष का मुंह देखें कि वो मध्यस्थता करे, दोनों देश आपस में बैठ कर के मामले सुलझाएं। ये चीज़ें जो हैं
इन सब बातों पे आपस में सहमति हो सकती है। इस बात पे आपस में सहमति हो सकती है कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए WTO को, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से रीऑर्गेनाइज किया जाए, किस तरह से ब्रिटेन वुड ऑर्गेनाइजेशन को रीऑर्गेनाइज किया जाए, विश्व बैंक और IMF को, जो कि बनाए ही इसीलिए गए हैं कि जो कमज़ोर देशों को तो पैसा दें लेकिन कमज़ोर देश उनके फंदे में फंस जाते हैं। तो कई चीज़ें हैं जहाँ दोनों देश मिल करके आगे काम कर सकते हैं साझा रूप से। बिल्कुल। और यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि दूरदर्शन न्यूज़ से विशेष बातचीत में गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड अमेरिकी क्षेत्र के अध्यक्ष होजे टोस्कानो ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की अर्जेंटीना यात्रा भारत अर्जेंटीना संबंधों में एक अहम मोड़ है। उन्होंने दोनों देशों के बीच फार्मा, कृषि, डिजिटल अवसंरचना और तकनीक जैसे क्षेत्रों में मजबूत समानताओं को रेखांकित किया। टोस्कानो ने भारत में हुए व्यापक सुधारों की सराहना की और भारत की डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को वैश्विक स्तर पर एक गेम चेंजर बताया। This is a very important visit, a historic milestone for the relationship between India and Argentina. When I think on the pharma industry, medicines, taking down the prices that Argentinian consumers pay for drugs and medicines. I think on top of that, industrial machines, I think India has upscaled their game over the past decades. If I compare India to US or even to China, I think the two main benefits is that you have a lot of efficiencies, so the price of goods of machines are much more competitive in comparison to US or even to China. Also, the caliber of talent that you have in different sectors, different industries, I think it's world class. तो भारत के जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल है DPI, उसको लेकर यहाँ पर हम देख रहे थे कि किस तरह से उसको सराहना मिल रही है और वैश्विक स्तर पे एक तरह की स्वीकार्यता उनको दिख रही है। उसको लेकर प्रोफेसर अंशु जोशी हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रोफेसर जोशी, किस तरह से आप देखती हैं कि जो भारत का जो DPI है, क्या अर्जेंटीना उसको अपनाने में इच्छुक नजर आता है यहाँ पर? निश्चित तौर पर, और यदि हम इन तमाम इमर्जिंग इकोनॉमीज को देखें, ग्लोबल साउथ के दूसरे देशों को भी देखें, और अभी जो घाना और ट्रिनिडाद एंड टबैगो होते हुए प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे हैं, तो पीछे के उन दोनों देशों को देखें, भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की न सिर्फ ये तमाम देश सराहना करते हैं, ये भारत से सहयोग की उम्मीद करते हैं कि किस तरह से भारत ने इतनी घनी जनसंख्या वाली अपनी आबादी को डिजिटलाइज कर लिया। अपने तमाम जो अलग अलग पब्लिक सर्विसेज थी उनको भारत ने सफलतापूर्वक डिजिटलाइज करके बताया। भारत का जो UPI है वो न सिर्फ भारत में बल्कि कई हमारे सहयोगी देशों में बहुत सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है। तो और भारत की तरफ से भी बार बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री इस बात को स्पष्ट करते चले हैं कि जो DPI हमने विकसित किया है, जिस तरह से हमने अपने इतने बड़े देश को डिजिटलाइज करने में सफलता प्राप्त की है, हम वो सक्सेस स्टोरी और जो गुड प्रैक्टिसेस हैं वो सबके साथ साझा करने के लिए हम उत्सुक हैं और हमें बड़ी खुशी होगी। तो ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसको लेकर के अर्जेंटीना की तरफ से बार बार न सिर्फ भारत की सराहना हो रही है, ये वो क्षेत्र है जिसमें अर्जेंटीना भारत से सहयोग की उम्मीद करता है। तो फिर इसमें चाहे आप अलग अलग जो पब्लिक सर्विसेज हैं उनको डिजिटलाइज करने की बात करें, शिक्षा को डिजिटलाइज करने की बात करें, मैं आपको टेलीमेडिसिन सर्विसेज की बात कर रही थी, उसकी भी बात अर्जेंटीना लगातार कर रहा है। बिल्कुल जोशी, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि अभी लगातार जो प्रधानमंत्री की 5 देशों की यात्रा है, किस तरह से जो भारतीय UPI की बात करें या DPI की बात करें, उसे सराहना मिल रही है। किस तरह से आप देखती हैं यहाँ पे ग्लोबल साउथ का बहुत जोर से जिक्र हो रहा है और कैसे इन तमाम देशों की आकांक्षाओं को, मुश्किलों को वैश्विक मंच पर भारत लगातार उठा रहा है। और कल भी प्रधानमंत्री ने ट्रिनिडाद एंड टोबैगो की संसद में बहुत पुरजोर तरीके से बात की कि ग्लोबल साउथ को अब वो जगह मिलनी चाहिए जिसका वो हकदार है। किस तरह से देखती है प्रधानमंत्री की जो ये यात्रा है 5 नेशन की, ग्लोबल साउथ के एकजुट होने की एक झलक नजर आती है और खास तौर पर जो विश्व व्यवस्था में एक तरह की हम बात कर सकते हैं शक्ति संतुलन की, एक बैलेंस की, उसकी भी झलक नजर आती है?
निश्चित तौर पर जया जी, और मैं जहां तक याद कर पा रही हूँ 2023 में जब हमने G20 को होस्ट किया था, हमारे पास अध्यक्षता थी, आप लगातार जुड़ी हुई थी। मैंने तब आप लोगों के साथ चर्चा भी की कि किस तरह से भारत ने ग्लोबल साउथ की आवाज को मुखर बनाते हुए G20 जैसे इतने सशक्त प्लेटफॉर्म के लोकतंत्रीकरण का काम करके सफलता का एक नया अध्याय शुरू किया है। हमारी अध्यक्षता में बड़ा गर्व होता है ये कहते हुए कि ग्लोबल साउथ की जो हम बात कर रहे हैं, ग्लोबल साउथ के एजेंडे की बात हो रही है, विकासशील देशों को नेतृत्व की भूमिका दिए जाने की बात हो रही है, तो अफ्रीकन यूनियन को एक परमानेंट मेंबर के रूप में G20 से जोड़कर भारत की अध्यक्षता में ही ये कार्य हुआ था। और इसके बाद से हम लगातार देख रहे हैं कि अफ्रीका और लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन के जो तमाम देश हैं, इनके साथ भारत द्विपक्षीय और ग्लोबल साउथ के स्तर पर यदि हम देखें तो बहुपक्षीय स्तर पर अपना सहयोग निरंतर बढ़ा रहा है। और निश्चित तौर पर इन देशों के माध्यम से भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, आर्थिक विकास, साझा विकास, विमेन लेड डेवलपमेंट और इसके साथ साथ तमाम जो अन्य मुद्दे हैं, चाहे वो क्लाइमेट चेंज कंटेनमेंट का इशू हो, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की बात हो, वैश्विक शांति और सुरक्षा की बात हो, इन तमाम मुद्दों को भारत बाकी की इन तमाम इमर्जिंग इकोनॉमीज के साथ मिलकर अपना योगदान दे रहा है। बिल्कुल, और भारत की कोशिश है कि सारे स्टेक होल्डर्स के साथ मिलके जो व्यवहारिक सॉल्यूशंस हैं, समाधान है, उस दिशा में कैसे आगे बढ़ा जाए, क्योंकि मिस्टर त्रिपाठी ये बहुत महत्वपूर्ण है, चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। जब हम बात कन्फ्लिक्ट की करते हैं दुनिया के किसी कोने में, भले ही किस प्रकार से स्थितियाँ हों, लेकिन वर्ल्ड सप्लाई चेन कैसे डिसरप्ट हुई है कोविड के बाद से, इस प्रकार के कन्फ्लिक्ट के बाद से, उसका सबसे ज़्यादा नुकसान उन तमाम विकासशील देशों या अविकसित देशों, खासतौर से ग्लोबल साउथ के देशों को रहा है, जिनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वैश्विक सप्लाई चेन जो है वो अपने आप में चालू रहे। ऐसे में ग्लोबल साउथ की मुखर आवाज़ बन के और जो व्यवहारिक दिक्कतें हैं उसके व्यवहारिक समाधान लेकर भारत लगातार ये प्रयास करता है। मौजूदा इस यात्रा को आप किस तरह से देखते हैं कि इस दिशा में एक कंसेंसस बनाकर आगे बढ़ना, उस प्रकार के डाइवर्सिफिकेशन के सॉल्यूशंस के साथ आगे बढ़ना, ताकि किसी प्रकार की जो दिक्कतें, परेशानियां, कन्फ्लिक्ट हैं, वो इस प्रकार के दिक्कतें पैदा ना करने पाए? देखिए, हमें याद होगा कि जब हमने G20 की अध्यक्षता स्वीकार की थी तो सबसे पहली मीटिंग जो प्रधानमंत्री मोदी ने की थी वो ग्लोबल साउथ के 125 देशों के साथ वर्चुअल मीटिंग की थी। और उस वर्चुअल मीटिंग करके ये दिखा दिया था कि हमें ग्लोबल साउथ के देशों के हितों की कितनी चिंता है। हम चूँकि देखिए G7 के मेंबर तो नहीं हैं लेकिन आमंत्रित अतिथि हैं, तो एक तरह से हम पुल हैं, एक ब्रिज हैं ग्लोबल साउथ के देशों के और डेवलप्ड कंट्रीज़ के बीच में। हम एक की परेशानियां दूसरों तक पहुंचाने के लिए एक साधन है। तो ये एक बहुत बड़ी स्थिति हो जाती है हमारे लिए जब हम ये जिम्मेदारी ले लेते हैं। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम ग्लोबल साउथ के लीडर हैं, हमने नेतृत्व की बात नहीं की। बिल्कुल, हमने कहा हम ग्लोबल साउथ के प्रवक्ता हैं, समझ लीजिए, हम ग्लोबल साउथ की आवाज़ है, ग्लोबल साउथ की आवाज़ को हम आगे तक पहुंचाएंगे। अब अर्जेंटीना भी ग्लोबल साउथ में है, भारत भी ग्लोबल साउथ में है, और जिन देशों का दौरा किया है अभी तक और जिनका करने जा रहे हैं वो भी ग्लोबल साउथ में है। तो ये दौरा करके मोदी ये दिखा रहे हैं कि ग्लोबल साउथ के देशों को एकजुट करके एक मंच पे लाने की कोशिश वो कर रहे हैं, ताकि लोगों की एकजुट आवाज़ जो है वो उन देशों तक पहुँचे जो ग्लोबल नॉर्थ के या जो विकसित देश हैं, तो और वो ग्लोबल साउथ के देशों की मदद करें किन क्षेत्रों में, पर्यावरण के क्षेत्रों में, नई तकनीक जो क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए ज़रूरी है, जिसके लिए फ़ंड की आवश्यकता होती है। तो इन सब क्षेत्रों में अगर हम ग्लोबल साउथ की बात ग्लोबल नॉर्थ तक पहुंचाएं, ग्लोबल नॉर्थ तो नहीं कहेंगे, 7 ही देश हैं, 7-8, वहाँ तक पहुँचाएँ तो ये बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि ये जो धनी देश हैं ये बैठे हुए हैं कुंडली मार के IMF और WTO और वर्ल्ड बैंक पे। तो ये चीज़ें अगर हम पहुंचा सकेंगे और इनका कुछ समाधान निकल आएगा तो ये समझ लीजिए भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि सभी को साथ में ले चल के एक समाधान ढूंढा गया है।
प्रोफेसर जोशी, यहाँ पर हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री के विजन के साथ भारत की जो विदेश नीति है उसके भी नए आयाम देखने को मिल रहे हैं। अगर हम इस मौजूदा जो प्रधानमंत्री का जो टूर है अगर उसका भी जिक्र करें तो कैसे एक साउथ साउथ एक्सिस यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें हम अफ्रीका है, कैरिबियन है और लैटिन अमेरिका, ये तमाम क्षेत्रों को यहाँ पे टारगेट कर रहा है भारत। निश्चित तौर पर भारत जब सबके साथ, सबके विकास, सबके प्रयास और सबके विश्वास की बात करता है तो उसमें एक विन विन स्टोरी उपजती है। तमाम ये एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के ग्लोबल साउथ के उन देशों के बीच जिन्होंने लंबे समय तक कॉलोनियल स्लेवरी का दंश सहन किया है, जिनको अपने स्वतंत्रता के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी है। आप अफ्रीका जैसे लैटिन अमेरिका के देशों की ओर देखिए, उनके पास प्रचुर मात्रा में खनिज के भंडार है, उनके पास प्रचुर मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेज हैं, पर वे उसका दोहन कर पाने में अक्षम है। उनके पास फंडिंग या उनके पास जो टेक्नोलॉजी चाहिए उसका अभाव है। आप इधर एशिया में देखिए तो भारत जैसे देशों के पास इसकी पूर्ति है, उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास एक बहुत बड़ा मार्केट है। तो ये एक विन विन स्टोरी बनती है कि कैसे ग्लोबल साउथ के ये अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के जो तमाम देश हैं जब साथ में साझा सहयोग के साथ आगे बढ़ते हैं तो इसमें सबका विकास होगा और इसमें सबका विश्वास बना रहना चाहिए। और भारत इसीलिए लगातार इस बात को कह रहा है कि जो ये तमाम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे यूनाइटेड नेशंस हो या अलग अलग दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें जो ये ग्लोबल साउथ के देश हैं इनको नेतृत्व की भूमिका में लाया जाए ताकि वैश्विक स्तर पर भी जिस बहुध्रुवीय दुनिया की हम बात करते हैं वो वाकई में हम देख सकें, जिसमें जो शक्ति के पैमाने हैं वो सिर्फ मिलिट्री पावर से, टेरिटोरियल पावर से या हम इतिहास में झांक कर ना देखें। आज की दुनिया भविष्य की दुनिया की ओर देखें जो ग्रीन हो, जिसमें क्लाइमेटिक जस्टिस हो और जिसमें एक समता की भावना के साथ, इंक्लूसिविटी की भावना के साथ हर कोई आगे बढ़ सके। अंशु जी, एक सवाल और इससे जुड़ा हुआ, क्योंकि लैटिन अमेरिकी देशों तक या बृहद तौर पे पहुंच के तरीके से अगर देखा जाए तो भारत के इस मौजूदा अर्जेंटीना की यात्रा को भी उस तरीके से देखा जा रहा है उन क्षेत्र में महत्वपूर्ण पहल के तौर पर। वहाँ पे एक मॉडल भी दिखाई पड़ता है कि भारत जिस प्रकार से सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर दिखाई पड़ रहा है, पहले से चीन की मौजूदगी वहाँ पे दिखाई पड़ती है, लेकिन एक मॉडल दिखाई पड़ते हैं, एक चीन का मॉडल, एक भारत का मॉडल, कि कैसे विकास में हम मिलके साझेदार के तौर पे आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। जबकि अगर कैरेबियन कंट्रीज की बात की जाए, अफ्रीकन कंट्रीज की बात की जाए तो एक अलग मॉडल दिखाई पड़ता है वहाँ पर। आपको लगता है कि ये भी भारत ने एक विश्वसनीय पार्टनर के तौर पर अपना एक स्थान हासिल किया है, जहाँ पर देश भी भारत के साथ मिलकर तत्पर होकर साझेदारी करने के लिए, मिलकर आगे बढ़ने के लिए दिखाई पड़ते हैं? वो स्थिति क्या लैटिन अमेरिकी देशों में भी दिखाई पड़ेगी जब हम आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं? बहुत बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छा बिंदु आपने उठाया है। निश्चित तौर पर लैटिन अमेरिका में, जैसे कि एम्बेसडर त्रिपाठी ने भी इस बात का उल्लेख किया था कि चीन की बहुत अच्छी प्रेजेंस है। अफ्रीका में भी हम वही देख रहे हैं। बहुत बड़े पैमाने पर चीन ने इन तमाम देशों में इन्वेस्ट कर रखा है, लेकिन धीरे धीरे दुनिया के तमाम देश अब समझ रहे हैं कि ये चीन के डेट ट्रैप का एक हिस्सा है जो BRI के माध्यम से चीन इन तमाम देशों तक ले गया है। हम लैटिन अमेरिका के इन तमाम देशों की ओर देखिए, आप ब्राजील को देखिए, आप चिले को देखिए, अर्जेंटीना को देखिए, हम दूसरे देशों की ओर देखें तो कुछ विचारधारा का प्रभाव, कुछ चीन के साथ इनकी जो पुरानी मित्रता थी, कुछ जो शीत युद्ध के दौरान USSR के प्रति जिस प्रकार का इंक्लिनेशन लैटिन अमेरिका के कई देशों का रहा, तो ये ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं जिसकी वजह से लैटिन अमेरिका के देश, और फिर हम जब अफ्रीका की ओर जाकर के देखते हैं तो वहां हमें सीधा सीधा चाइना का डेट ट्रैप दिखाई पड़ता है। तो अफ्रीका के जो देश हैं वो जुड़ गए। लेकिन अब इन देशों को भी समझ में आ रहा है कि भारत की पद्धति में और चीन की पद्धति में क्या फर्क है। चीन एक इंपीरियलिस्टिक विस्तारवादी भावना के साथ आगे बढ़ता है। हम एशिया में भी देखते हैं कि कितने सारे देश, चाहे श्रीलंका को आप देखिए, आप नेपाल की ओर देखिए, बांग्लादेश में देखिए, आप पाकिस्तान की ओर देखिए, बहुत महत्वपूर्ण जियो स्ट्रेटेजिक जो पोर्ट्स है वहां पर चीन कर्ज देने के बाद जाकर बैठ गया है। यही स्थिति लैटिन अमेरिका में भी हम देखते हैं। लेकिन जब हम भारत की पद्धति की ओर देखते हैं तो भारत एक ट्रू पार्टनर के रूप में, जिसमें कि दोनों ही देशों का बराबरी का विकास हो, दोनों ही देशों का बराबरी का फायदा हो, इस उद्देश्य के साथ भारत आगे बढ़ता है और साझेदारी करता है। तो निश्चित तौर पर जिस लोकतांत्रिक मूल्यों की बात भारत करता है उससे अब ये तमाम देश जुड़ते हुए नजर आते हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि धीरे धीरे करके, चाहे आप इन्वेस्टमेंट की ओर देखें, ट्रेड रिलेशनशिप की ओर देखें, इससे जुड़े हुए आप अलग अलग समझौतों की ओर देखें या डिफेंस कोलैबोरेशन की ओर देखें, इन तमाम देशों के साथ भारत स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में अपनी जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उनको एक एक करके एलिवेट करता हुआ नजर आ रहा है।
बिल्कुल। और किस तरह से जो ब्रांड इंडिया है वो भी बेहद प्रमुखता के साथ इन यात्राओं में साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि भारतीय संस्कृति, भारतीय जो जड़ें हैं उसका एक बहुत बड़े ब्रांड एम्बेसडर के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा सामने आते हैं। त्रिपाठी जी, जिस तरह से हम भारत की सॉफ्ट पावर की बात कर रहे हैं, इन विभिन्न बहुदेशीय दौरे के बीच में हम बात कर रहे हैं, तो एक मल्टी अलाइनमेंट डिप्लोमेसी जरूर नजर आती है, लेकिन ये जो एक्ट ग्लोबल एंड थिंक रीजनल की जो ये नई नीति है, विदेश नीति भारत की, किस तरह से उसको देखते हैं आप? देखिए, भारत की विदेश नीति में पिछले कुछ वर्षों में परिवर्तन आया है। हम ये तो मैं नहीं कहता कि भारत की विदेश नीति में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, क्योंकि किसी भी लोकतंत्र की विदेश नीति, किसी भी देश की विदेश नीति उसके राष्ट्रीय हित पर होती है, और लोकतंत्र में राष्ट्रीय हित इतनी जल्दी नहीं बदला करते। हाँ, हमारे उन उपकरणों में तेजी आई है, धार आई है, जिनके साथ हम भारत की विदेश नीति का संचालन करते हैं। जैसे अब हम और डायरेक्ट हो गए हैं, प्रिसाइज हो गए हैं, और हम अब ख़ास तौर से अब हाल के वर्षों में देखिए तो हम जिन देशों के साथ सहयोग करते हैं उन देशों के साथ चीन जैसा सहयोग या अमेरिका जैसा सहयोग नहीं करते। हम जिनके साथ सहयोग करते हैं उनके साथ बराबरी के स्तर पे सहयोग करते हैं। देनदार और लेनदार वाली स्थिति नहीं होती है जैसे चीन की है। हम जिन देशों के साथ सहयोग करते हैं उन देशों को हम टेक्निकल नो हाउ उनके साथ साझा करते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं हमारी विदेश नीति की, अब धीरे धीरे और दुनिया में भी, ख़ास तौर से ग्लोबल साउथ में तो समझ में आ ही रहा है कि भारत के साथ भारत एक जिम्मेदार, एक भरोसेमंद दोस्त है, और उसके साथ रहने से लाभ ही होगा, नुकसान नहीं होगा। लेकिन चीन या दूसरे पश्चिमी देशों के साथ रहने से लाभ कम और बाद में नुकसान ज़्यादा होगा। तो इसलिए भारत की विदेश नीति के तहत अब भारत की व्यापारिक साझेदारी जो है, भारत की जो विकासशील साझेदारी है, जो भारत के डेवलपमेंटल असिस्टेंस है, वो सब देख करके ग्लोबल साउथ के लोग ये जान रहे हैं कि अब भारत ही एक भरोसेमंद देश है, जो कि जिस पे भरोसा करके हम साथ साथ सबका विकास सबका साथ वाले नारे के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। अंशु जोशी जी, क्योंकि बहुत से ऐसे वैश्विक मसले और मुद्दे भी हैं जिसको लेकर समझ को डेवलप करना और उस एजेंडे पे मिलकर काम करना दुनिया और दुनिया के तमाम देशों के द्वारा, उसमें भारत एक लीड लेता है, वो है विषय जलवायु परिवर्तन का। और यहाँ पर भी जब हम दोनों देशों के बीच बातचीत का जिक्र या एजेंडे की बात कर रहे हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण एजेंडा इसको लेकर भी बात कही जा रही है। आपको लगता है कि क्लाइमेट चेंज को लेकर और एक ग्रीन एनर्जी के साथ आगे बढ़ने को लेकर इस दिशा में जब बात होगी दोनों नेताओं के बीच, जो कि इस वक्त हो रही है, क्या कुछ निकल सकता है और कैसे वो संभावनाएं हैं, या क्या वो एक वास्तविक धरातल की सच्चाइयां हैं जिस पे मिलके दोनों देश आगे बढ़ सकते हैं और वैश्विक स्तर पर भी एक बदलाव के लिए एक बड़ा कदम उठा सकते हैं? क्लाइमेट चेंज कंटेनमेंट एक ऐसा लक्ष्य है जो वैश्विक स्तर पर भी एक प्रायोरिटाइज्ड ऑब्जेक्टिव के रूप में हम देख रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से विश्व में हम देख रहे हैं कि तापमानों में परिवर्तन आ रहा है, मौसम बदल रहे हैं, तो उसके चलते हम देखते हैं कि अलग अलग स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, द्विपक्षीय स्तर पर देश प्रयास कर रहे हैं। भारत इनमें से एक है, और हम लगातार, चाहे पेरिस अग्रीमेंट हो, जितने भी ये कॉप अलग अलग मीटिंग्स होती हैं, हम इनमें शामिल होकर के और अपना योगदान पुख्ता करने का प्रयास करते हैं। यही कारण है कि हम अपने यहाँ नवीकरणीय ऊर्जा को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, और अपने ही स्तर पर नहीं, फिर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के प्रणेता के रूप में, बायोफ्यूल अलायंस के प्रणेता के रूप में हम उभरे हैं, जिसमें हमने लैटिन अमेरिका के इन तमाम देशों को जोड़ने का प्रयास किया है। इसमें अर्जेंटीना और ब्राजील जैसे दो प्रमुख नाम हैं। ये लैटिन अमेरिका के, साउथ अमेरिका के प्रमुख देश हैं, और ये मजबूती के साथ भारत के साथ काम कर रहे हैं। तो क्लाइमेट चेंज कंटेनमेंट की जब बात आती है, तो इससे जुड़े हुए जब एक्चुअल लक्ष्य दिए जाते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, तो उसमें अभी तक हमने देखा कि कैसे जो शक्तिवान देश हैं वो अपने नेशनल कार्बन एमिशन के आंकड़ों को, जो ग्लोबल कार्बन एमिशन के आंकड़े हैं, उनसे मैप करके अपने स्तर पर नहीं देखते हैं, जबकि जो ये इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, इनको जिस प्रकार के लक्ष्य दिए जाते हैं, बहुत एम्बिशियस लक्ष्य दिए जाते हैं। जैसे भारत को कहा गया था COP 26 के दौरान कि आप
जल्द से जल्द अपना कार्बन बेस्ड इकोनॉमी को आप चेंज कीजिए और आप अपना जीरो कार्बन एमिशन के लक्ष्य को पूर्ण कीजिए। तो भारत ने 2070 तक इस गोल को पूरा करने का वादा किया और तेजी से इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये तमाम जो मुद्दे थे, इसके बाद भारत ने क्लाइमेट जस्टिस की बात की, क्योंकि तमाम इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, इनको टेक्नोलॉजी की जरूरत है, इनको समय की जरूरत है, इनको फंडिंग की जरूरत है। और इसीलिए आप देखिए कि क्लाइमेट चेंज कंटेनमेंट से जुड़े हुए फंड्स भी धीरे धीरे अब हमको स्थापित होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जिसमें हम विकासशील देशों को विकासवान या शक्तिवान देशों के द्वारा सहायता या फंडिंग की मांग कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इस दिशा में द्विपक्षीय स्तर पर भी और आगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम किन मुद्दों को ले जा सकते हैं, मुझे लगता है इसकी बात जरूर होगी। और ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन में जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री बोलेंगे तो ब्राजील का नाम, क्लाइमेट चेंज कंटेनमेंट की जब बात होती है तो ब्राजील का नाम बड़े महत्वता के साथ में इस एक लक्ष्य के साथ जुड़ा हुआ है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट है यहाँ पे, तो मुझे लगता है कि ब्राजील पहुंचकर भी इस मुद्दे पर कुछ गंभीर गहन चर्चा अवश्य होगी और कुछ परिणाम भी हमारे सामने आते हुए दिखेंगे। बिल्कुल, और 2070 तक भारत ने नेट जीरो का जो लक्ष्य रखा है, ये दुनिया के लिए एक मिसाल के तौर पे है, क्योंकि इतने महत्वाकांक्षी लक्ष्य को स्थापित करना और निर्धारण करना, उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ना, क्योंकि भारत ने रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर जिस प्रकार के लक्ष्य वक्त से पहले जय हासिल किए हैं, वो दिखाता है कि भारत न सिर्फ लक्ष्यों को तय करने बल्कि उनको वक्त रहते और वक्त से पहले हासिल करने के लिए तेजी से काम कर रहा। दोनों मेहमानों से इस चर्चा को आगे हम जारी रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अर्जेंटीना यात्रा में क्या है विशेष, इस खबर पर लगातार हम बने हुए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। MDH बिरयानी मसाला, पारंपरिक बिरयानी का असली स्वाद। असली मसाले सच MDH। ब्रेक के बाद स्वागत है और लगातार हम बने हैं प्रधानमंत्री की अर्जेंटीना की ऐतिहासिक यात्रा के हर पल की खबर आपको देने के लिए। आपको बताएं कि योग, आध्यात्म, दर्शन के अलावा अर्जेंटीना में भारतीय खाने की खूब लोकप्रियता है। भारतीय व्यंजनों की खुशबू और उनका स्वाद वहां के लोगों को बहुत भा रहा है, जो दोनों देशों के सांस्कृतिक रूप से जोड़ने का काम कर रहा है। भारत का जो खाना है उसके लिए भी लोग तलाश कर रहे हैं अर्जेंटीना के अंदर के कहाँ वो खाना मिल सकता है, क्योंकि जिस तरह से एक डाइवर्सिटी मिलती है भारतीय खाने की, वो शायद कहीं और नहीं मिलती है। हमारे साथ अर्जेंटीना के कुछ लोग भी मौजूद हैं, भारतीय लोग भी मौजूद हैं जो यहाँ इस होटल के अंदर हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कैंडेला, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। First of all, which is your favorite food, Indian food primarily, that you like the most? I like this type of rice and curry, I like it, and the way where they mix vegetables, I like it too. And I think that these possibilities, like these restaurants, are very perfect possibilities to meet their culture, and through this restaurant we can exchange cultures. Do you think the food is also uniting India and Argentina, because people are looking for Indian food as well, because there is great diversity in that? Absolutely. We are loving Indian food. We like spicy. It's a way to mix and to make a fusion between the two nations, and we really enjoy that. भारतीय जो खाना है वो यहाँ के लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है, अर्जेंटीना के लोग, और ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे जो भारत के जो मसाले हैं वो कहीं ना कहीं लोगों की पसंद बने हुए हैं। भारतीय मसाले ही हैं जो शायद जो अर्जेंटीना के लोग हैं उनको खींच करके लेकर के आ रहे हैं। क्या रीज़न है कि लोग इतनी बड़ी तादाद में जो अर्जेंटीना के लोग हैं वो भारतीय खाना खाना आते हैं? जैन फूड भी मिलता है, वेजिटेरियन भी है, नॉनवेज भी है, क्या रीज़न है कि लोग खींचे चले आते हैं? इंडियन फूड इज़ फेमस फूड है पहले तो, और इंडियन फूड के बारे में ये लोग जानते हैं क्योंकि एरोमेटिक फूड है और ये लोग टेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि जब से हम यहाँ पे आए हैं तो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने इंडियन फूड को, इंडियन कल्चर को, और इन लोगों को काफ़ी पसंद आता है इंडियन फूड।
यहाँ पे कई लोग बता रहे हैं कि इंडियन कल्चर को जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं और शायद इसी वजह से खाने की भी तलाश करते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस है इंडियन कल्चर में। तो आपने इस बात को महसूस किया है? हाँ जी, बिल्कुल महसूस किया है। और ये लोग जैसे हमारा इंडिया का छोला भटूरा है, स्पेशली चना है, और नॉन वेजिटेरियन है, वेज हैं, तो वो बहुत खुश होते हैं अर्जेंटीना इंडियन खाना खा के। साफ तौर पर अर्जेंटीना के अंदर भारतीय जो व्यंजन है, भारतीय जो खाना है और उसकी काफ़ी ज़्यादा मांग है। कई सारे रेस्टोरेंट हैं जो कि भारतीय व्यंजन परोसते हैं और यहाँ अर्जेंटीना वासियों के लिए भी जो भारतीय व्यंजन है कहीं ना कहीं वीकेंड्स पर पहली पसंद बनते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो खाना है, व्यंजन है, भारतीय फूड जिसे हम कहते हैं, वो भारत और अर्जेंटीना को जोड़ने का काम कर रहा है, नज़दीक लाने का काम कर रहा है। कैमरा पर्सन के राणा के साथ अरुण शर्मा, दूरदर्शन न्यूज़, अर्जेंटीना। तो भारतीय खाने की खुशबू अर्जेंटीना तक भी पहुंची हुई है और यहाँ भी हम महसूस कर सकते हैं किस तरह से जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय स्वाद है, भारतीय रंग है, वो पूरे विश्व को जोड़ता हुआ नजर आता है। इसके कई उदाहरण हमने देख लिए। आपके चेहरे पे खुशी ज्यादा आ गई है। तो इसमें हम बात करें कि जो हमारी ये जो सॉफ्ट पावर है भारत की, हम भारतीय सिनेमा की बात करें, लगातार इस तरह के उदाहरण दिए जाते हैं कि किस तरह से भारतीय जो नृत्य है, संगीत है, वो भारत को पूरे विश्व से जोड़ रहा है। त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। त्रिपाठी जी, आपने पहले भी इसका जिक्र किया भारतीय सॉफ्ट पावर का, और जो भारतवंशी जो वहाँ मौजूद हैं जिनकी संख्या थोड़ी कम है, तो आपको लगता है किस तरह से इनकी संख्या को बढ़ा हम सकते हैं? और बात करें तो जो हमारी संस्कृति है और जो शैक्षणिक है उस तौर पे हम कैसे उसे और गहराई दे सकते हैं और बढ़ा सकते हैं? क्योंकि जो भारतवंशी इस वक्त पूरे विश्व में मौजूद है वो एक तरह के हमारे एक ब्रांड एम्बेसडर हैं भारत के सॉफ्ट पावर के लिए। और हम देख रहे हैं कि कैसे योग, आयुर्वेद, सिनेमा ना सिर्फ अर्जेंटीना में बल्कि पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। बिल्कुल जया जी, ये चीज़ें जो हैं ये एक ड्राइवर का काम करती हैं दोनों देशों के बीच में रिश्ते बढ़ाने में। आप देखिए, योगा है, योग हुआ, आयुर्वेद हुआ, भोजन हुआ, ये इन सब के मामलों में अगर हम कुछ और कर सकें, जैसे योग के मामले में हम अगर ICCR के साथ संपर्क करके ICCR वहाँ पर अपना कोई केंद्र खोले, योग सिखाए, खाना सिखाए। ICCR करता है ऐसा काम। भारतीय भाषाएं, भारतीय योग, भारतीय खाना, भारतीय पाक कला, ये भारतीय नृत्य, संगीत, ये सब के लिए ICCR काम करता है। और ICCR, मैं आपको बता दूं कि अफ़गान में कह रहा हूँ, सॉरी, अर्जेंटीना के छात्र भारत में ICCR की स्कॉलरशिप पे पढ़ते हैं और ये सब भी भारतीय नृत्य, संगीत वगैरह भी पढ़ते हैं। तो हमारे एंटरप्रेन्योर्स को, हमारे उद्यमियों को चाहिए कि वहाँ और भारतीय रेस्टोरेंट खोले जाएं, ताकि, और उन लोगों को एक चीज़ और भी बताना चाहिए, मैं नहीं जानता कि शायद अभी जो वर्तमान में हैं साहब वो बताते हैं कि नहीं, कि जब विदेशी खाना खाने आए, लोकल आदमी खाना खाने आए, तो उनको एक्सप्लेन किया जाए कि क्या क्या मसाले हैं, इनकी क्या क्या खासियत है, क्या क्या खूबी है। इससे आगे बढ़ता भारतीय सिनेमा, आपको ताजुब होगा कि लैटिन अमेरिका के अपने प्रवास में मैंने लोगों को भारतीय फिल्मों के, बॉलीवुड के गाने गाते, तो इन्हीं, और फिर शाहरुख, मैं कहूँ वहाँ तो शाहरुख का गाना। तो ये चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें सॉफ्ट पावर हैं। ये अगर हम देखते हैं कि ये कितना फ़र्क डालती हैं, तो इनको और बढ़ाना चाहिए। ये कहावत है कि किसी के दिल का रास्ता उसके पेट से होके जाता है, तो वो रास्ता क्यों ना अख्तियार किया। बिल्कुल सर, ये जो नया रास्ता, नया तो नहीं है, रास्ता है इसे खोलने या बढ़ाने का जो आप जिक्र करें, आपको लगता है कि 57 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय यात्रा अब जब हो रही है, इसकी चर्चा वहाँ के मीडिया में होगी, आम लोगों में होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री जब कासा रोसाडा पहुँचे तो बड़ी संख्या में वहाँ पे लोग बाहर मौजूद थे, तो क्या ये जब चर्चा होती है तो देश के बारे में जानना, देश के जो संस्कृति है उसके बारे में जानना, उसके इतिहास के बारे में जानना, क्या ये उत्सुकता पैदा करती है? प्रधानमंत्री मोदी आज जो वहाँ बात रखेंगे, ये कल अखबारों की हेडलाइन होगा, क्या ये लोगों के मन में जिज्ञासा पैदा करेगी ताकि और ज़्यादा लोग अब भारत के बारे में जानें, समझें, सीखें और उसके बारे में उत्सुकता दिखाई पड़े? आपको लगता है कि ये एक पड़ाव जो है 57 वर्षों बाद, ये बदलाव का एक बड़ा आधार दिखाई देगा? जी बिल्कुल, ये पहला कदम होगा और बहुत बड़ा कदम होगा। आप देखिए, किन्हीं भी दो देशों के बीच में कूटनीतिक रिश्ते कब होते हैं अच्छे? रिश्ते अच्छे तब होते हैं जब दोनों देशों के बीच में जानकारी, एक दूसरे के बारे में जानकारी दी जाती है।
और जानकारी सही दी जाती है तो रिश्ते अच्छे होते हैं। और जानकारी सिर्फ आपको किताबों से पढ़ के नहीं मिलती, जानकारी एक दूसरे का आचार व्यवहार, एक दूसरे की बात, एक दूसरे का रहन सहन, एक दूसरे की सभ्यता संस्कृति और कला से मिलती है। तो इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप सॉफ्ट पावर को पहले शुरू करें। आप सॉफ्ट पावर के तौर पे अपने योग, आपके पास बहुत बड़ी सामग्री, बहुत बड़ा खजाना है। योग है, आपकी पाक कला है, आपका दर्शन है, आपकी भाषा है, आपकी डाइवर्सिटी है, और आपकी कला है, आपके नृत्य है, आपका संगीत है। ये सब आप लोगों को दिखाएं तो लोगों में उसके बारे में उत्सुकता बढ़ेगी, और जब उत्सुकता बढ़ेगी तो और ज़्यादा जानना चाहेंगे। बिल्कुल, आज हम देख रहे हैं कि अर्जेंटीना में टैगोर स्मृति उत्सव मनाया जाता है। इंडिया वीक दुनिया के कई देशों में मनाया जा रहा है। इंडिपेंडेंस डे परेड निकलती है। योगा का जिस तरह का उत्सव आज पूरे विश्व में मनाया जाता है, कहीं ना कहीं योग को लेकर जो स्वीकार्यता है वो भारत की ज़मीन से ही उठी है। किस तरह से देखते हैं यहाँ पर जनसंख्या, या अगर हम पीपल टू पीपल कनेक्ट की बात करते हैं, एक बहुत ही मजबूत पहलू रहा है प्रधानमंत्री की विदेश नीति का, और जब भी प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं कोई ना कोई मौका देख के, पल देख के ज़रूर संवाद करते हैं वहाँ मौजूद भारतवंशियों से। वो भी एक तरह का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्ट है। हाँ, देखिए क्या है कि पीपल टू पीपल कनेक्ट अभी दुर्भाग्य से लैटिन अमेरिका के देशों के साथ कम रहा है। जी। जबकि हम यूरोप के साथ हमने काफ़ी ज़्यादा पीपल टू पीपल कनेक्ट किया है, अपनी बारे में विज्ञापन किए, अपने बारे में बताया है। लैटिन अमेरिका में उतनी ही बल्कि उससे ज़्यादा उत्सुकता है भारत के बारे में, लेकिन हम वहाँ बता नहीं पाए, अपनी उपस्थिति नहीं दर्ज करा पाए, हम नहीं बता पाए कि हम कैसे देश हैं। लैटिन अमेरिका में भी सिर्फ यही कहा जाता रहा है पहले कि या तो भारत भिखारियों का देश है, या भारत ऐसों का देश है जहाँ सब कुछ अच्छा है, सिर्फ फिलोसफर्स का, साधु संतों का देश है। हमें ये बताना होगा कि ये देश ऐसा है जो किसी भी नॉर्मल देश जैसा है, लेकिन इसके पास इतना खजाना है, इतना अनुभव है, इतनी चीज़ें, ये देश ऐसा जो कि कई हजार साल के इतिहास के साथ बिल्कुल, और बहुत बड़ा सहयोगी देश है विभिन्न मंचों पर। चाहे हम किसी भी वैश्विक मंच की बात करें, उस लिहाज से भारत एक बहुत बड़ा सहयोगी देश के रूप में उभर रहा है। जिस तरह की छवि इस वक्त हम वैश्विक मंच पर भारत की देख रहे हैं, किस तरह से देखते हैं कि इस दौरे का जो अर्जेंटीना में जो भारत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है, कैसे वो लैटिन अमेरिका में एक ट्रेड गेटवे के रूप में तब्दील हो सकती है? देखिए, ये दौरा जो है 2 देशों का दौरा है इस महाद्वीप में, लैटिन अमेरिकी महाद्वीप में। अर्जेंटीना और ब्राज़ील, ये दोनों लैटिन अमेरिका के सबसे बड़े 2 देश हैं, और इन देशों में पहले ही उत्सुकता भारत के लिए है। अब एक भारतीय प्रधानमंत्री वहाँ जा रहा है, अपने व्यवहार से, अपनी बात से, अपनी गर्माहट से ये दिखा रहा है कि भारतीय कैसे होते हैं। और वो जो भारतीय वहाँ रहे हैं, उन्होंने भारत और भारतीय प्रधानमंत्री, भारतीय सरकार के बारे में, भारतीय सभ्यता के बारे में जो बताया है, अब उसका एक दूसरा ही रूप वहाँ के लोग देख रहे हैं, तो उत्सुकता निश्चित रूप से बढ़ेगी। और ये उत्सुकता बढ़ेगी तो ये स्नोबॉल करके ऐसे रूप में आएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी चाहिए होगी उनको, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमें तैयार रहना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर हम जानकारी दें। हमें एक चीज़ और ये करनी होगी। देखिए, दुर्भाग्य से क्या है कि अभी भी इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश होने के बावजूद भारत, हर देश में वहाँ भारत का दूतावास नहीं है। कई जगह कॉन्करेंट एक्रेडिटेशन है। हर देश में भारत का स्थायी दूतावास होगा तो वहाँ के लोग ज़्यादा एक दूसरे, वहाँ दूतावास के लोग वहाँ के लोकल लोगों से ज़्यादा संपर्क में रहेंगे और उन्हें अपने बारे में, देश के बारे में ज़्यादा अच्छी तरह से और ज़्यादा बता पाएंगे। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने की, क्योंकि अगर हम बीते कुछ वर्षों में बात करें तो अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के लिहाज से लगभग 18 से 20 नए दूतावास हमने अलग अलग देशों में खोले हैं, जो हमारी आउटरीच को या स्थायी संबंधों को आगे बढ़ाने में मददगार है। लेकिन आप जो बात लैटिन अमेरिकी देशों के लिए कह रहे हैं, आपको लगता है कि उस तरीके के प्रयास एक स्थायी जुड़ाव को तेजी से आगे बढ़ाने में मददगार होंगे? जी बिल्कुल, ये चीज़ें अगर आप करेंगे, अगर आप स्थायी दूतावास खोलेंगे तो एक तो वहाँ भारतीयों की संख्या बढ़ जाएगी, भले ही वो दूतावास के सदस्य हों।
दूसरी चीज़ वहाँ पर ये देखने पर कि कितनी रुचि है वहाँ के स्थानीय जनता में भारत के प्रति। भारत के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सामग्री विभिन्न दृश्य श्रव्य माध्यमों से वितरित की जाएगी और जिससे फ़ायदा ये होगा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा और जानना चाहेंगे और जब ज़्यादा जानना चाहेंगे तभी वो मौका होगा जब हम उनके साथ अपने संबंध अच्छे बना सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे के बारे में जब जानते हैं तो भरोसा होता है तब संबंध बनते हैं। बिल्कुल, आपने जानकारी का जिक्र किया तो एक सेक्टर ऐसा और भी है जिसको लेकर लगातार सहयोग बढ़ाने की बात हो रही है, वो है स्पेस का सेक्टर। अपने आप में भारत और अर्जेंटीना के बीच में भारत ने कुछ इस प्रकार के तमाम बड़े माइलस्टोन हासिल किए हैं जो दुनिया जानती है। निश्चित तौर से इसके बारे में कम या ज़्यादा जानकारी अर्जेंटीना के लोगों को भी होगी। जो हमने चंद्रयान के माध्यम से सफलता हासिल की, इसरो के माध्यम से तमाम बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित किए और अभी मौजूदा समय में भारतीय अंतरिक्ष यात्री की ISS में मौजूदगी, अपने आप इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में मौजूदगी, ये भी अपने आप में एक चर्चा का विषय। तो आपको लगता है कि भारत की जो महारत के साथ अर्जेंटीना के साथ सहयोग को आगे बढ़ाने का एक सेक्टर है, उसमें स्पेस अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है, इस दिशा में भी हम सहयोग होता हुआ देख सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए भारत की सबसे बड़ी कामयाबी तो ये है कि एक ही रॉकेट से, एक ही प्रक्षेपास्त्र से हम कितने ही उपग्रह भेज सकते हैं। और ये चीज़ें जब ये चीज़ें निश्चित अर्जेंटीनी सरकार को और अर्जेंटीना के वैज्ञानिकों को पता होगी, तो ये खूबी हमारी जो है, इस खूबी और जो हम अपने इंटरनेट वगैरह के लिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए सप्लाई भेजते हैं, तो ये सब जान करके उनको ज़रूर ही ये होगा कि भारत के साथ सहयोग और भी ज़्यादा करना चाहिए। बिल्कुल, किस तरह से यकीनन ये जो दौरा है प्रधानमंत्री का, ये सिर्फ दो देशों के संबंधों की, रिश्तों की कहानी नहीं है, बल्कि ग्लोबल साउथ की जो बदलती धारा है और भारत की जो वैश्विक जो भूमिका है, जो वैश्विक इस वक्त जो उसकी स्थिति है, जो साख है, उसका भी एक प्रतिबिंब प्रस्तुत करती है। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस बेहद खास चर्चा में। तो प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़ी पल पल की खबर हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल इस विशेष कार्यक्रम में मुझे और मेरी सहयोगी जया, हम दोनों को दीजिए अनुमति। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवल भारत की धरती पर ही नहीं, बल्कि अपनी विदेश यात्राओं के दौरान दुनिया के कई देशों में भी महान नेताओं को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं, जहां मानवता के महान सेवकों ने अपने विचारों, संघर्षों और नेतृत्व से इतिहास की दिशा बदली है। यह श्रद्धांजलि उन महान नेताओं को समर्पित है जिन्होंने न सिर्फ अपने अपने देश को नई दिशा दी, बल्कि मानवता की सेवा में भी अभूतपूर्व योगदान दिया। यह उन महान व्यक्तियों के साथ साथ स्वतंत्रता, न्याय और मानवता के उन मूल्यों का भी सम्मान है जो आज भी दुनिया को जोड़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व स्तर पर कई महत्वपूर्ण नेताओं और गणमान्य व्यक्तियों के स्मारकों का दौरा किया है। शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी ने अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में सैन मार्टिन मेमोरियल पर श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने घाना के एकरा में नुक्रुम्हा मेमोरियल पार्क का दौरा किया। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता, एकता और सामाजिक न्याय के लिए डॉक्टर नुक्रुम्हा के अमिट योगदान के सम्मान में पुष्पांजलि अर्पित की तथा एक क्षण का मौन रखा। 11 मार्च 2025 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस की अपनी आधिकारिक यात्रा पर देश के इतिहास की दो महान हस्तियों, मॉरिशस के संस्थापक और प्रथम प्रधानमंत्री सर शिवसागर रामगुलाम और पूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सर अनिरुद्ध जगन्नाथ को श्रद्धांजलि दी। 27 सितंबर 2022 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो के निप्पॉन बुडोकन में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री आबे की स्मृति को सम्मानित किया, जिन्हें वे अपना प्रिय मित्र और भारत जापान साझेदारी का महान समर्थक मानते थे। 8-9 जुलाई 2016 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोहानिसबर्ग में नेल्सन मंडेला फाउंडेशन का दौरा किया और रंगभेद विरोधी नेता नेल्सन मंडेला को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला को श्रद्धांजलि देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन हिल का दौरा किया। 29 मार्च 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधुनिक सिंगापुर के संस्थापक और सिंगापुर के प्रथम प्रधानमंत्री ली कुआन यू के अंतिम संस्कार में भी भाग लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।